मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हैं और आप सीखे भी होंगे कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, जीरो इंटीजर्स क्या होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और साथ साथ में होल नंबर्स क्या होते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपने सीखा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। मुझे लग रहा है कि पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई अच्छी तरीके से, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए मैंने आपको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, क्लास 9th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो के अंदर में। क्या होते हैं नंबर लाइन, क्या होते हैं नंबर्स के सिस्टम्स, क्या होते हैं। नंबर सिस्टम जो है आपका 9th क्लास में, उसमें जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नंबर है और सिस्टम है। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो सिस्टम समझने से पहले हम पहले नंबर समझेंगे, क्योंकि केवल सिस्टम तो तब आएगा जब नंबर होंगे, ठीक है। तो पहले हम नंबर सिस्टम देखते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है नंबर्स की होती है कि नंबर्स आए कहाँ से, क्या है हिस्ट्री जिसमें नंबर आए, ठीक है। तो नंबर्स का इन्वेंशन कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए उनमें, वो भी थोड़ा सा पहले एक बार सीखेंगे। तो दोस्तों पहले जो था मैथमेटिशियंस, वो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स की इन्वेंशन हुई थी। नंबर्स उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। आप अगर देखो एक तरीके से कि नंबर्स मैथमेटिक्स के अंदर में कितना ब्यूटीफुल योगदान देता है। अगर हम बात कर रहे हैं जहाँ पे नंबर्स की, तो नंबर्स जो थे वो 1 से लेकर के 9 तक के जो नंबर्स थे वो ऑलरेडी इन्वेंट हो चुके थे, लेकिन उससे ज़्यादा नंबर्स बढ़ नहीं पा रहे थे। तो बढ़ क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि जीरो नहीं थी। तो एक मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल लेता हूं। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से ये कह रहा हूं कि मैंने आपको कुछ भी रुपए नहीं दिए, तो क्या मैं उसको मैथ्स के अंदर लिख सकता हूं? ये तो लैंग्वेज होगी कि कुछ भी नहीं। तो ये कुछ भी नहीं को मैथ्स के अंदर कुछ सिंबल देना जरूरी था। तो मैथमेटिशियंस जो थे वो इस पे विचार करते थे कि यार अगर कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, उस क्वांटिटी के लिए मैं कौन से ऐसे मैथमेटिकल सिंबल दूं या कौन से ऐसे मैथमेटिकल नंबर दूं जो उस चीज को डिनोट करे कि कुछ भी नहीं। तो अब हम कह पा रहे हैं कि मैंने आपको कुछ भी नहीं दिए, इसका मतलब है कि मैंने आपको 0 रुपए दिए। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मैंने आपको 0 रुपए दिए, मतलब मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया। तो कुछ भी नहीं बोले तो 0, कुछ भी नहीं बोले तो 0। पर गाइज ये चीजें तो अब हम कह पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं, तो उसके जगह पे हम 0 को यूटिलाइज करेंगे, 0 को करेंगे, बताओ। बट अगर मैं 0 की बात कर रहा हूं, अगर मैं 0 की बात कर रहा हूं तो क्या उस समय पे 0 थी? नहीं थी। तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सब का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। ये सारे नंबर्स आ चुके थे, लेकिन नंबर्स उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तो जो पहले के मैथमेटिशियंस थे, इंडियन मैथमेटिशियन, वो क्या करते थे, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करते थे। और वो अध्ययन करने के बाद ही 0 मिला। लेकिन मैं उस चीज को समझाने से पहले एक बात करना चाहूंगा कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ लिखे, उसमें जो गणना है वो किस प्रकार की है। जो हमारे ऋषि मुनि थे उनने सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक की दूरी, या पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की दूरी, पृथ्वी से लेकर चांद्रमा तक की दूरी,
सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, ये चीजें एक्यूरेट पहले ही रिसर्च कर ली गई थी, लेकिन आज हम इन चीजों को साइंटिफिकली प्रूफ कर रहे हैं। मतलब समझ लो कि आज से हजारों वर्ष पहले की गणना कितनी ज्यादा एक्यूरेट थी कि आज उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट में उसका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। आ रही बात समझ में? मतलब ये कि जो एक्यूरेसी उस समय थी, आज वो इतने सारे रिसोर्सेज होने के बाद तब जाकर के रिसर्च को हम फाइंड आउट कर पाते हैं। तो उस समय जो डिस्टेंस थी कि फॉर एग्जांपल अर्थ से लेकर के सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो संस्कृत में लिखा होता था, क्योंकि जो पहले के वेद और पुराण ऋषि मुनि वगैरह होते थे वो संस्कृत में ही लिखते थे। किसमें? शास्त्रों में। तो जब आर्यभट्ट सर जब इन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे तो उनने ये देखा कि एजेस ड्यूरेशन, मतलब सतयुग कलयुग इन सब का ड्यूरेशन कितना था, राइट? कलयुग का ड्यूरेशन कितना होगा, सतयुग त्रेता द्वापर इन सब का ड्यूरेशन कितना था, कितनी वो अवधि थी, कितना वो समय का पीरियड था, जो वो एज वो काल गया या जो आने वाला जो हो रहा है अभी कलयुग का, तो कितनी अवधि है या कितनी अवधि थी, इन सब की जो गणना थी वो शास्त्रों में करी गई थी। पृथ्वी से लेके सूर्य की दूरी, सूर्य से लेके चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा से लेके धरती तक की दूरी, ये सारी जो डिस्टेंसेस थी वो ऑलरेडी कवर करी गई थी। किसमें? शास्त्रों में। तो जब शास्त्रों में की गई थी तो वहां से उनने जीरो को एग्जॉस्ट किया कि यार वो कौन सी क्वांटिटी है जो प्रेजेंट में 1 से लेके 9 तक है लेकिन उसको आगे बढ़ा नहीं पा रही है। तब आर्यभट्ट सर ने जीरो का इन्वेंशन किया और फिर 1 पे फिर डाला गया जीरो, ठीक है, 2 पे डाला गया जीरो, 3 पे डाला गया जीरो। ऐसा करते करते क्या हुआ, इन्वेंशंस आगे बढ़ी। मतलब नंबर्स अब इनफाइनाइटली रूप में आगे बढ़ते चले गए, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से। एक चीज याद है आपको, जब अपन लोग बचपन में पढ़ा करते थे तो बोला जाता था कि बेटा काउंटिंग सुनाओ, तो हम कैसे चालू करते थे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चालू करते थे। क्या आपने कभी देखा कि वो आपने जीरो से सुनाना स्टार्ट किया हो, 0 1 2 3 4 5 ऐसे तो काउंटिंग नहीं सुना है आपने? क्यों? इनिशियल फेज में जीरो थी भी नहीं, बाद में जीरो का इन्वेंशन हुआ। जब जीरो का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो 1 पे जीरो डाला गया 10 बन गया, 1 पे 1 डाला गया 11 बन गया, और ऐसा होते 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 करते करते ये नंबर इनफाइनाइटली रूप में आगे बढ़ने लगे। तो ये तो रही हिस्ट्री हमारे किसकी, नंबर्स की। तो नंबर्स की हिस्ट्री तो हमने देख ली दोस्तों। अब नंबर्स को जब हमने देख लिया, मैंने बताया आपको कि नंबर सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने नंबर के बारे में डिस्कस करूंगा कि डेट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स एंड व्हाट इज द इन्वेंशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, किस तरीके से नंबर्स के इन्वेंशंस हुए। अगर नंबर बने तभी तो नंबर सिस्टम बनेगा। तो अब हम नंबर्स को तो समझ गए, अब हम चलेंगे नंबर सिस्टम की तरफ कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। तो उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। नंबर सिस्टम को नंबर को लाइन पे बिठाया गया, उसी को बोलते हैं नंबर लाइन। उसी को क्या बोलते हैं बाबू, नंबर लाइन बोलते हैं। तो यहां पे क्या है, जीरो है बीच में, ये देख पा रहे होगे आप, ये जीरो है, ठीक है, यहां पे और इधर साइड जो है राइट साइड, ये हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर्स हो जाते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं।
तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, ये हमारे नंबर्स लाइन है। अब नंबर लाइन पे हमने नंबर प्लॉट करना तो सीख गया, ठीक है, नंबर प्लॉट तो करना सीख गए नंबर लाइन पे कि बीच में होगा 0, राइट साइड में हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होगा। चलते हैं सर थोड़ा और आगे चलते हैं, किस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन को हमने देख लिया। अब हम चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे, कुछ और चीज़ सीखते हैं, क्योंकि सीखना तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, देख पा रहे हो क्या, एज यू कैन सी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर, वो नंबर्स जो 1 से चालू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम, ठीक है। इससे आगे जितने जाएंगे वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे एक यहाँ पे पोटली रखी हुई है, इस पोटली में 1 से लेकर के और बड़े से बड़े नंबर लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर हो गए। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा होल नंबर की। ये है होल नंबर सर, एक बच्ची है, बच्ची के पास फिर एक टोकरी है जिसमें एक 0 भी ऐड है, ये देख पा रहे हो आप, एज यू कैन सी 0 भी है। अब ये पोटली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो सारे के सारे रहेंगे, लेकिन 0 भी होगा। एक चीज़ और बता दो दोस्त, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है उसको हम n से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, n से डिनोट करते हैं। और जो हमारा होल नंबर होता है, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं, WHOLE, तो फर्स्ट अल्फाबेट ले लिया गया w, तो यहाँ पे w से डिनोट कर देंगे। नेचुरल नंबर में NATURAL नेचुरल, तो हमने यहाँ से n ले लिया। आ रही बात समझ में, ठीक है। और आगे चलते हैं सर, देखते हैं हम यहाँ पे। अब हम बात करेंगे किसकी, इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स होते क्या हैं, इंटीजर्स वैसे नंबर हैं जिसमें पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और 0 भी हो। आई मीन जैसे हम नंबर लाइन प्लॉट करते थे, तो नंबर लाइन प्लॉट करते थे तो हमारा क्या होता था बताओ, जैसे नंबर लाइन प्लॉट करते तो हम क्या देखते हैं, डॉट डॉट डॉट, -2 -1 0 1 2 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इधर साइड भी नंबर, लेफ्ट साइड भी नंबर होगा, ठीक है, बीच में 0 हो गया, ये है 0 इंटीजर सर, ये 0 जो है वो 0 इंटीजर होता है, ठीक है। और इधर हो गया पॉजिटिव इंटीजर, इधर हो गया नेगेटिव इंटीजर। -1 क्या है, नेगेटिव तो है, नेगेटिव क्वांटिटी है। -2 क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है। तो एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन के बीच में अगर 0 है तो वो 0 हमारा 0 इंटीजर होता है। 0 इंटीजर के फैमिली में एक ही मेंबर होते हैं जिसका नाम है 0। अगर कोई पूछे कितने टाइप्स के इंटीजर होते हैं, तो 3 टाइप्स के इंटीजर होते हैं, 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे 0 के राइट साइड में हो गया, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर हो गया, बीच में 0 होता है। तो मेंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वो इनफाइनाइट है, क्योंकि 1 से लेके आगे तक काउंटलेस है ना, एंडलेस बढ़ते हैं, काउंटलेस नहीं एंडलेस, तो एंडलेस बढ़ते हैं। यहाँ पे माइनस साइड में भी एंडलेस बढ़ते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर में भी एंडलेस मेंबर्स होंगे, लेकिन 0 इंटीजर में सिंगल मेंबर होते हैं जिनका नाम है 0। 0 इंटीजर में केवल और केवल 0 होता है। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, जैसे देख पा रहे हो आप। तो हम z से डिनोट कैसे करते हैं, z कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड। सबसे मेन चीज जो z है इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए वो जर्मन वर्ड से लिया गया है। जाहलेन नाम का कोई जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है काउंट। काउंट मतलब होता है गिनती। जैसे हम बचपन में चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, तो ये काउंटिंग होते हैं। जब हम बचपन में पढ़ते हैं तो हमें 1 से लेके पहले 10 तक काउंटिंग सिखाई जाती है, फिर उसके बाद 20, फिर 50 तक जाते हैं, फिर 100 तक जाते हैं। तो क्या नंबर्स की काउंटिंग केवल 100 तक ही सीमित है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। ये नंबर्स जो हैं वो एंडलेस होते हैं, मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगे वो। उनकी क्वांटिटी कितनी बड़ी, मतलब दुनिया का कोई सबसे बड़ा से बड़ा नंबर आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नंबर्स जो तो एंडलेस होते हैं, वो नंबर बढ़ते ही जाएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं तो जाहलेन का ZAHLEN, जाहलेन, जाहलेन में से Z का जो है फर्स्ट लेटर, वो फर्स्ट लेटर निकाल लिया गया, ठीक है। तो जब हम नंबर लाइन सीखे तो नंबर लाइंस पे हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, जिसमें हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है और 0 इंटीजर होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स के अंदर
आपका अर्थमेटिक एक ब्रांच होता है। जैसे ब्रांचेज मैथमेटिक्स के अंदर ना अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। जैसे मैं बात करूं अर्थमेटिक की, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर ब्रांचेज होते हैं। जैसे एक ब्रांचेज में नाम भी लेना भूल गया मैं, आपका हो गया मेंसुरेशन। तो ये सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, जिस हर ब्रांचेज में अलग अलग टाइप्स की स्टडी होती है। तो जो अभी आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, वो नंबर सिस्टम जो है वो मैथ्स का कौन सा ब्रांच है? अर्थमेटिक का ब्रांच है। अर्थमेटिक वो ब्रांचेज होती हैं जिनमें हम नंबर्स के बारे में सीखते हैं, नंबर्स को हम समझते हैं और नंबर्स के साथ हम खेलते हैं, नंबर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंकगणित। ये अंकगणित जो होते हैं, अंकों के साथ खेलना, डिजिट्स के साथ खेलना, डिजिट्स को समझना। हर नंबर अपने आप में कुछ खास है। मैथमेटिक्स एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है और उसके हर नंबर अपने आप में खास है और हर नंबर्स कुछ न कुछ कह रहे होते हैं, ठीक है। तो जो नंबर सिस्टम है फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का, वो है नंबर सिस्टम और वो आता है अर्थमेटिक ब्रांच से। चलते दोस्त थोड़ा सा आगे। हमने इंटीजर्स के बारे में सीख लिया कि किस तरीके से इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स से आगे भी हम सीखेंगे कुछ। अब देखते हैं दोस्त यहाँ पे हम रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट किया जाता है। क्यों किया जाता है क्यू से डिनोट? ठीक है, तो उससे पहले हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो रैशनल नंबर के बारे में जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये होता है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है। और नंबर R इज कॉल्ड रैशनल नंबर। एक R जो है वो रैशनल नंबर कहा जा सकता है इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। वाई Q नॉट इक्वल्स टू 0 ये अपन लोग थोड़ा देर के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हम ये समझ लें कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q जो है वो इंटीजर्स हो सकते हैं एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं P अपॉन Q लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ P अपॉन Q, तो ये P अपॉन Q जो है सर, इसमें Q जो है डिनोमिनेटर है और P जो है न्यूमरेटर है। आपको पता ही होगा, P जो है वो न्यूमरेटर होता है, Q जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तब क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमने समझ लिया जो नंबर P अपन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर कहलाता है। P और Q जो है वो इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब वो 0 इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। पर Q जो है नॉट इक्वल टू 0, आई मीन Q जो है 0 इंटीजर नहीं होनी चाहिए, आई मीन 0 नहीं होना चाहिए। जो हमारा रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तब क्या होगा? तब हो जाएगा नॉट डिफाइन। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइन, मतलब किसी भी नंबर को हम 0 से भाग देंगे, जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो यहां पे लिखा हुआ है कि वाई डू वी इंसिस्ट दैट Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हम Q 0 क्यों नहीं लेते, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई दोस्त कि Q 0 क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि अगर हम Q आई मीन डिनोमिनेटर जब हम 0 ले लेंगे तो ऑल ओवर रैशनल नंबर की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, मतलब उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते।
और जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकते फिर उसको हम रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं। इसीलिए बोला गया है विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब मैं एग्जांपल भी ले सकता हूँ इसके लिए। जैसे मान लो मैंने लिख लिया एग्जांपल में 1 2 3 5/3 3/5 7/6, ये सारे क्या हो गए रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हो। अगर मैं बात करता हूँ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q रैशनल। अब देखो Q से डिनोट क्यों करते हैं, मैंने मान लिया भाई कि इसको हम Q से डिनोट करेंगे, ठीक है, कि रैशनल नंबर होगा और हम उसको Q से डिनोट कर लेंगे। बट हम क्यों करें यार Q से डिनोट, कहाँ से आया Q? तो रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, मतलब जो रैशनल नंबर हम बोलते हैं तो रैशनल नंबर का रैशनल वर्ड जो है वो रेशियो से आया है, क्योंकि रेशियो एक प्रकार का डिवाइड होता है, तो वही हो गया हमारा रैशनल। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे 5 रेशियो, ये रेशियो का सिंबल हो गया 5/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/3। तो ये तो अभी रेशियो में है और ये हो गया रैशनल में। आ रही बात समझ में? तो रेशियो से ही क्या बना दोस्त, ये रेशियो है ना, रेशियो से क्या बना रैशनल बन गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो रैशनल नंबर जो नाम पड़ा वो रैशनल नंबर आया किससे, रेशियो से आया, ठीक है। एंड Q कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशिएंट, मतलब Q वर्ड कहाँ से आया, वो कोशिएंट से आया। क्यों आया कोशिएंट से? जब हम डिवाइड कर रहे होते दोस्तों, तो आपने कभी डिवाइड किया? बिल्कुल किया होगा आपने। तो आप बोलोगे सर हमने डिवाइड तो कर लिया, पर हमें कुछ बताओ कि हमें समझ में आए। तो समझ में क्यों नहीं आएगा, देखो जैसे मान लो मैं 2 से 5 में डिवाइड करता हूँ, तो मैं 2 2 4 लगा दूँ, कितना हो गया सर 1 हो गया, बोलो। तो ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिएंट बोलते हैं, बोलो इसको हम क्या बोलते हैं। ये जो हमारा है इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको क्या बोलते हैं, कोशिएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं बताओ, ये जो है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये जो 2 है, ये 2 क्या है, बोलो क्या है, ये 2 कोशिएंट है। तो ये कोशिएंट से ही क्यों लिया है हमने, क्योंकि जब हमने डिवाइड बनाया तो ये किस प्रकार का था, 5/2 के टाइप्स में, 5/2 के टाइप में, ठीक है। तो जब 5/2 के टाइप में था तभी तो हमने तो हमारा क्या है, ये ऑल ओवर में कुछ ना कुछ इसके बाद क्या आएगा, कोशिएंट आएगा। तो हमने इसको कोशिएंट के लिए हमने यहाँ से Q ले लिया, ठीक है, यहाँ से हमने QUOTINT जो है कोशिएंट, तो कोशिएंट से हमने क्या ले लिया, Q ले लिया। तो Q फ्रॉम्स द वर्ड कोशिएंट, ठीक है। तो हमने समझ गया कि जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, आई मीन Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोलता है। एग्जाम्पल भी कुछ कह रहा होगा ना अपन को। देखो ये क्या बोलता है, एग्जाम्पल फर्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, गिव रीजंस योर आंसर, ठीक है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या सारे के सारे होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं? फर्स्ट में है, फर्स्ट वाला ये बोलता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो नहीं होते ना। क्यों? क्योंकि 0 जो है हमारा वो होल नंबर होता है, बट हमारा 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 जो है होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो हाँ सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5 -1 2 -2 -3 -4 ऐसे 0, ये सारे के सारे रैशनल नंबर भी तो हैं, क्योंकि उसके अपन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे मैं मान लो मैं बोल रहा हूँ 5, तो 5 के अपन में क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये रैशनल नंबर तो हो गया। तो ये तो P/Q के फॉर्म में, ये P हो गया, ये क्या हो गया, Q हो गया।
ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है सर? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं होते? जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 5/3, तो 5/3 तो हमारा क्या है? रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है? 5 रैशनल नंबर्स, 5 फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो रैशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं? a+b/2 के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, या नहीं अगर ऐसे नहीं निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप बताओ? यहाँ पर देखो 5 निकालना है तो प्लस में 1 कर दो, 6 हो गया, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6/6 और 12/6 है ना। तो उसके बीच में कितने हो गए? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये सारे के सारे निकल जाएंगे। आ रही बात समझ में? चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं अपन। एक्सरसाइज वगैरह तो करते रहोगे आप, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन पार्ट है इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है। इरेशनल नंबर्स जो हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो हमारे पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, तो विच नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो नंबर p/q के फॉर्म में ना लिखे जा सके उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ पे p और या तो p इंटीजर ना हो, या तो q इंटीजर ना हो, या तो p और q दोनों इंटीजर ना हो, तो वैसा कंडीशन जो होगा हमारा इरेशनल नंबर का होगा, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो q नॉट इक्वल टू 0 तो रैशनल नंबर की कंडीशन में भी, इरेशनल नंबर की भी कंडीशन में, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में मतलब सर्टिफाइड है कि भैया q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद देखो, तो यहाँ पे क्या है, √2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसका, 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा ना, तो ये क्या हो गया? इरेशनल हो गया। अब इरेशनल √2 है तो इंटीजर तो नहीं है ना, √2 इंटीजर थोड़ी है। तो ये जो हमारे क्या हो गए, √2/3। तो जब √2/3 है यहाँ पे लिखा हुआ, एक कंडीशन तो ये हो गया। मैं बोल रहा हूँ √2/√3, मैं एक कंडीशन में बोल रहा हूँ जैसे पाई, ये पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको 3/√2, ठीक है, 3/√2, आ रही बात समझ में? तो जब 3/√2 है तो ये क्या हो गया बताओ? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, √2 जो है हमारा, √2 जो है हमारा वो क्या है? नॉट इंटीजर है। √2 यहाँ पे भी नॉट इंटीजर है, √3 यहाँ पे भी नॉट इंटीजर है। यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर इसका √2, ये नॉट इंटीजर है। तो हमने क्या सीखा सर, जो हमारा रूट वाले नंबर्स होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है वो हमारे नॉट इंटीजर कहलाते हैं। जैसे मान लो मैं कहीं पे लिख दूं √4, तो √4 तो क्या हो गया? 2 ही तो हो गया भाई। √4 कितना हो गया? 2 हो गया। आ रही बात समझ में? अब देखते हैं क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। पाइथागोरस साहब है यहाँ पे, पाइथागोरियंस इन ग्रीक, द पाइथागोरियंस, ठीक है, इन ग्रीक followers of the famous mathematician and philosopher Pythagoras were the first to discover the number which were not rationals around 400 BC. These numbers are called irrational numbers. तो जो पाइथागोरियंस थे वो काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर थे और ग्रीक मैथमेटिशियन थे। तो उनने ऐसे नंबर्स को ईजाद किया, इन्वेंट किया कि जो नंबर रैशनल ना हो, तो जो रैशनल ना होंगे वो इरेशनल होंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ दिस नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल। उनने 400 BC में ऐसे नंबर्स फाइंड आउट किए, इन्वेंट किया, रिकॉग्नाइज किया कि जो रैशनल है ही नहीं, तो उनको क्या बोलेंगे?
इरेशनल बोलेंगे, ठीक है। और जो इरेशनल हैं उसको इरेशनल्स भी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर, मतलब उसको रेशियो ऑफ इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2 है, √3 है, ठीक है, तो उसको रेशियो के फॉर्म में थोड़ी लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट है। जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा तो जब उस पर से रूट हटाएंगे तो क्या उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इरेशनल निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझ गया। अब देखो यहाँ पे देयर आर मेनी मिथ्स सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ इरेशनल नंबर्स बाय द पाइथागोरियन, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ आइदर फॉर डिस्कवरिंग दैट √2 इज इरेशनल, फॉर डिस्कवरिंग द सीक्रेट अबाउट √2 टू पीपल आउटसाइड द सीक्रेट पाइथागोरियन सीक्रेट, ठीक है। अब देखो जैसे √2 है, ये क्या है, इरेशनल नंबर ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 569 BCE 479 BCE, ठीक है, ये इनका जीवन काल रहा है। पाइथागोरस साहब है यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ तक बात है, इनने ऐसे नंबर्स को इजाद किया, ऐसे नंबर्स को रिकॉग्नाइज किया जो नंबर रैशनल है ही नहीं, तो उस नंबर्स को क्या हम नाम देंगे, तो इरेशनल नंबर। ऐसा नहीं है कि रैशनल और इरेशनल नंबर के बाद और नंबर नहीं होते, जैसे इमेजिनरी नंबर है तो इमेजिनरी नंबर है, या फिर अब जब आप 11th में पढ़ोगे कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर से बनता है, और इमेजिनरी नंबर जो होता है वो ना इरेशनल है ना इरेशनल है, ठीक है। वो इमेजिनरी नंबर अलग ही दुनिया है अपना, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ जाता है, तो जब रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो आयोटा लग जाए। जैसे मैं बोल रहा हूँ -√2, तो -√2 क्या हो गया, √2 आयोटा, बिकॉज √-1 इज द वैल्यू ऑफ आयोटा। तो ये हम नेक्स्ट मतलब आगे पढ़ेंगे, हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो इरेशनल्स होते हैं, वो रेशनल होते नहीं है। तो पाइथागोरस साहब थे, तो उनने इरेशनल नंबर्स को डिफाइन किया, रिकॉग्नाइज किया, उसके बारे में स्टडी करी, और उन्होंने जाना कि क्या होते हैं ये, ठीक है। तो दोस्त हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर जो है, S इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल इफ इट कैन इन द रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब देखो जो रैशनल नंबर होते हैं, जाहिर सी बात है, और रैशनल नंबर क्या होते हैं बताओ, विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इतना तक तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, रैशनल और इरेशनल हमने पढ़ लिया। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। जैसे इरेशनल नंबर है √2, √3, √15, पाई, 0.10, 11, 01, 000, 111, 0, 4 times 1, 0, इस तरीके से ये चीज़ें जो है आगे बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इससे भी हम आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ पे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे, ठीक है, इन द 1870s 2 जर्मन मैथमेटिशियन कैंटर एंड डेडिकाइंड, ठीक है, ये दोनों मैथमेटिशियन थे जो जर्मन मैथमेटिशियन थे, सोच दैट द कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर, ठीक है, देयर इज अ पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन द एग्जिस्ट्स अ यूनिक रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होते हैं यार, रियल नंबर क्या होते हैं बताओ। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल्स और इरेशनल नंबर के फैमिली को मिला के बनते हैं। मतलब रियल नंबर जो होंगे, रियल नंबर के कितने बेटे हैं, 2 बेटे, एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। तो जो रैशनल नंबर है उसके एग्जाम्पल्स और इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स ये सारे रख लो, तो मिला के कौन सा नंबर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, सिंपल एज दैट। तो जो जर्मन मैथमेटिशियन थे 1870s में, ठीक है, नाम क्या था, कैंटर एंड डेडिकाइंड, ठीक है, shows that corresponding to every real number there is a point on the real number line and corresponding to every point on the number line there exists a unique real number। I mean इनको नंबर लाइन पे रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, हम इनको लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, रैशनल्स हो या इरेशनल्स हो, उसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे √2 को दिया गया है, √3 को, ठीक है। और इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.2 चलेगा, सारी वीडियो जाएंगी बैक टू बैक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, इसमें हम केवल इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहे हैं। उसके बाद रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, तो किस तरीके से हम डेसिमल्स को एक्सपेंशन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो एज यू कैन सी, यहाँ पे हम डिवाइड कर करके एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। डेसिमल डिवीजन तो अपन लोग बचपन में सीखे हुए थे, पता ही होगा आपको, इसमें भी कोई इशू आने वाले नहीं है। जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, हम उसको इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ऑल ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि हम क्या मानते हैं कि एक समय ऐसा हो जब हम डेसिमल डिवीजन करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। डेसिमल डिवीजन जब हम कर रहे हैं तो वो हमारा 0 आ जाए, तो 0 जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, उसका जो टाइप्स ऑफ डेसिमल होगा वो क्या हो जाएगा बताओ। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि कोई भी ऐसे, जैसे 7/8 है, ठीक है, 7/8 है, 7/8 को हम क्या कर रहे हैं बोलो, 7/8 को हम क्या कर रहे हैं मालिक, डेसिमल डिवीजन कर रहे हैं, तो 0.875 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। समझ पा रहे हो, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा सर, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, अगर रिमाइंडर 0 ना आए, तो रिमाइंडर 0 ना आ जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बोलो, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और अगर 0 नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसमें भी 2 कंडीशन होता है, एक होता है रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब नंबर रिपीट कर जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर्स रिपीट ना करें, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ठीक है, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो वैसा वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हो जाता है इरेशनल नंबर का। जैसे √2 है, तो √2 को अगर हम डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो कभी भी रिपीट नहीं होगा और वो चलता चला जाएगा। जैसे पाई का जब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं तो मिलियन ट्रिलियंस डेसिमल के बाद जो मिलियन ट्रिलियन डिजिट्स होते हैं उतने डिजिट्स तक भी वो लास्ट में न ही रिपीट होता है और न ही कट होता है, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किसका होता है, इरेशनल नंबर्स का होता है, रेशनल नंबर्स का नहीं होगा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर जो टर्मिनेटिंग है वो रेशनल नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग जो होता है वो हो जाता है इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। दोस्तों मुझे लग रहा है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीख पा रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस लेवल की चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में ले जाएगी। और मैंने देखा है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये कंटेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही नहीं यूट्यूब पे इतनी डेप्थ में मेरे हिसाब से। इसके लिए जो लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो पेड कोर्सेज चलाते हैं, और मैं लाखों में तो नहीं लेकिन हज़ारों की बात जरूर करता हूँ कि हज़ारों में इनके कोर्सेज आते हैं। इतनी डेप्थ की वीडियोस या फिर इतने डेप्थ का ऑनलाइन कंटेंट जो है वो एटलीस्ट जो है ये हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, स्टूडेंट्स को परचेज करना पड़ता है। लेकिन मैंने इस चैनल पे इस तरीके की इतनी डेप्थ की कंसेप्चुअल वीडियोस ऑनलाइन स्टडी के लिए, घर बैठ करके पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर किया है। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका आने वाला नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो जाए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है।
इस तरीके से दोस्त हम सीख पा रहे हैं, और यहाँ मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मैं सिखा पा रहा हूँ। और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं बता रहा था ना अभी कि रूट टू का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इरेशनल होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 3 डॉट किया गया, देख रहे हो यहाँ पे 3 डॉट, ये देख रहे हो, ये 3 डॉट किया गया है यहाँ पे भी पाई के लिए 3 डॉट किया गया। 3 डॉट का मतलब क्या होता है कि वो और बढ़ते जाएंगे, वो नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट भी नहीं हो रहे, ठीक है, ये रिपीट भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये इसको रिपीटिंग नहीं बोलेंगे, नॉट रिपीटिंग बोलेंगे। और इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो किसके होते हैं? इरेशनल नंबर के होते हैं, सिंपल एज डेट। आ रही बात समझ में? पाई की वैल्यू ये 20, हम लोगों को सिखाया गया कि पाई इक्वल्स टू 22/7, पर ये 22/7 की एग्जैक्ट वैल्यू होती ही नहीं है। ये 22/7 की एग्जैक्ट वैल्यू होती ही नहीं है, ये वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ठीक है। नोट दैट वी ऑफ्टन टेक 22/7 एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, बट पाई नॉट इक्वल्स टू 22/7। आई मीन पाई की वैल्यू जो है 22/7 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 जो है वो एक अप्रॉक्स वैल्यू है। तो हमने क्या सीखा? पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। √2, √5, √7, √11, √13, ये सारे जो हमारे नंबर होते हैं सर, वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से मैं एक बार आर्किमिडीज सर के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हैं आर्किमिडीज सर 287 BCE टू 212 BCE, और ये तो बहुत पुराने मैथमेटिशियन रहे हैं, यहाँ पे ग्रीक मैथमेटिशियन हैं, ठीक है, और काफ़ी जीनियस रहे हैं। द ग्रीक जीनियस आर्किमिडीज वाज द फर्स्ट टू कंप्यूट डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन डिजिट्स इन द कंप्यूट डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। ही शोड 3.140845। ये इस तरीके से इनने पाई की कुछ वैल्यूज जो हैं वो निकाली थी, 3.14 समथिंग, 3.14 समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो आर्किमिडीज साहब थे उनने, और बहुत ही जीनियस मैथमेटिशियन थे, ग्रीक से थे, ग्रीक मैथमेटिशियन से काफ़ी जीनियस थे। तो इनने पाई की वैल्यू जो है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। पाई हैज़ बिन कंप्यूटेड टू ओवर 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस, मतलब इतने डेसिमल प्लेसेस तक करी जा चुकी हैं, लेकिन ये कभी भी रिपीट नहीं हो पा रही है। पाई अपने आप में एक दुनिया है। पाई के ऊपर मैं कभी वीडियो बना दूंगा। पाई रियलिटी बेस में बताऊँ ना, ये एक अपनी दुनिया है दोस्त, उसमें मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पाई एक अलग ही दुनिया है, जैसे जीरो की एक अलग दुनिया है, पाई की एक अलग दुनिया है। अगर पाई पे भी एक मतलब बोला जाए ना तो एक वीडियो बन जाएगी पूरी की पूरी। जीरो पे बोला जाए तो एक वीडियो बन जाएगी बड़ी सी, और जीरो वाली वीडियो तो मैंने डाल भी रखी है आपके इसी यूट्यूब चैनल पे। और जहाँ तक बात करी जाए, मैं अगर बात कर पा रहा हूँ नॉट डिफाइन की, इनफाइनाइट की, इनकी अपनी अलग ही दुनिया होती है। इनडिटर्मिनेट्स की इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप अच्छे लेवल से पढ़ो और चैनल के साथ जुड़े रहो मेरे दोस्त। इस लेवल का कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिल पाएगा मेरे हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट, शायद नहीं मिलेगा दोस्त। इस लेवल का कंटेंट नहीं अभी मिल पा रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे इतने डेप्थ में। और यहाँ पे एक्सरसाइजेज वगैरह भी लगाएंगे। एक्सरसाइजेज उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के अंदर ना आपने कॉन्सेप्ट अगर एक बार लगा लिए ना तो क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई एंटीट्यूड है, उसका भी कोई एंटीट्यूड नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व तो करने ही पड़ेंगे पेपर में, और जब तैयारी करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करोगे, तभी तो जाके पेपर में सॉल्व कर पाओगे। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीख के क्वेश्चन लगाओ, सिंपल एज डेट। मैथमेटिक्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना अपन लोग बना देते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा प्यारा सब्जेक्ट है कि क्या बताऊँ आपको दोस्तों में। अब देखो ऑपरेशन, यहाँ पे किसका ऑपरेशन करना है? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरे क्या है इसमें प्लस माइनस, जैसे हम बचपन में प्लस माइनस नहीं करते हैं वैसे ही प्लस माइनस है, ठीक है।
यहाँ पे प्लस माइनस इस तरीके से है दोस्तों, कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, जैसे मैं बोलता हूँ इरेशनल नंबर को भी हमने सीखा है कि किस तरीके से हम उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस तो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, जैसे यहाँ पे रूट अंडर ए बी, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। रूट अंडर ए बी इज इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है। क्योंकि रूट के अंदर ए बी है तो उसको हम 2 टाइम्स दो जगह पे ऐसे लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि एक बार रूट को मतलब ए को रूट के अंदर ले लिया, फिर बी को रूट के अंदर ले लिया, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फार्मूला है। फार्मूला मैं चैप्टर वाइज देता रहूँगा, ठीक है। ये फार्मूला वगैरह है। उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो शायद मेरे हिसाब से रेशनलाइज किस तरीके से करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किस तरीके से करेंगे, और उसके बाद इस तरीके से 1.4 भी ख़त्म। हाँ, उसके बाद ना दोस्तों ये वाला है, यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी देखो यहाँ पे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप ऐसे करके, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। और उसके बाद ये देखो उसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। 1.5 है, 1.5 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, 1.5 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये तो हमारी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। समरी है, समरी जरूर मेरे दोस्त पढ़ते रहना, हो सके तो अगर टाइम मिले तो जरूर समरी पढ़ना। किसी भी एक्सरसाइज की जो समरी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे भी कुछ फार्मूला लिखा हुआ है, देखो देख रहे हो आप, इतने बेस्ट बेस्ट फार्मूले हैं। चलो ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हैं और आप सीखे भी होंगे कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, जीरो इंटीजर्स क्या होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और साथ साथ में होल नंबर्स क्या होते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपने सीखा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। मुझे लग रहा है कि पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई अच्छी तरीके से, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए मैंने आपको। तो इस तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो नंबर सिस्टम का वो यहीं पे ख़त्म होता है। हमने नंबर्स की हिस्ट्री देखी कि किस तरीके से नंबर्स का इन्वेंशन हुआ है। पहले 1 से लेकर 9 तक का इन्वेंशन हुआ था, फिर हमारे आर्यभट्ट चाचा ने 0 का इन्वेंशन करके दिया। दम तो था यार बंदे में, बहुत जानदार थे, ठीक है। और 0 दिया इस भारत ने, ठीक है। एक गाना भी है, आपने सुना भी होगा। तो इंडिया जो है मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ही बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दी है। रामानुजन साहब भी रहे हैं, बहुत टॉप लेवल के मैथमेटिशियन रहे हैं, बहुत ही हाई लेवल आईक्यू थी उनकी, और उनने भी बहुत सारे इन्वेंशंस करे, बहुत हाई लेवल पे इन्वेंशन किए हैं। लेकिन ये जो हमारे 0 का इन्वेंशन था वो मैथमेटिक्स के अंदर में बहुत ही हायर रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, किस तरीके से मैथमेटिक्स आगे बढ़े। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के डिजिट में हम कुछ ज़्यादा इन्वेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उस ब्रांचेज जो है स्प्रेड नहीं कर पा रही थी, फैल नहीं पा रही थी मैथमेटिक्स के अंदर ब्रांचेज, क्योंकि 0 के एग्जिस्ट ना करने की वजह से ऐसी इशूज़ आ रही थी। क्योंकि नंबर्स बढ़ ही नहीं पा रही थी, तो फिर ब्रांचेज कैसा डेवलप करेंगे, है ना। क्योंकि नंबर्स पे ही तो मैथमेटिक्स बनेगा ना फिर। तो फिर उसके बाद 0 आया, फिर 1 पे 0 डाला गया, तो बोले यार ये तो 10 हो गया, है ना। कुछ नाम दिया अलग अलग तरीके से, मतलब इस तरीके से आगे बढ़ा गया 1 से लेके फिर इनफाइनाइट तक की काउंटिंग हो गई कि भैया आगे कितना भी लिखते जाओ ये नंबर कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है, ठीक है। माइनस साइड में भी लिखते जाओ नंबर ख़त्म होने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हिस्ट्री ऑफ नंबर्स भी पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, इसके बारे में हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे तरीके से। और मुझे लगता है कि चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपके ज़िंदगी में कुछ मैथमेटिक्स के अंदर प्यार जगाती है, आपको अगर मैथ से प्यार होते जा रहा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, 0 ऑफ कॉस्ट पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाते हैं। बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर बजा लीजिएगा, जिसकी वजह से आपके पास हमारी वीडियोस इमीडिएट नोटिफाइड होगी और आप हमारे वीडियो का आनंद ले पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। मैथमेटिक्स से अगर आप प्यार करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।